गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम माय चैनल फार्मा इजी स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का यूनिट 5 का लास्ट टॉपिक हमारा होगा, जो कि पार्ट थर्ड होगा। और यहाँ से आपकी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का समापन होता है। पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर अप हो रहा है आज। तो इसमें हमको पढ़ना क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। फर्स्ट पार्ट में हमने पीएच के बारे में पढ़ा था, सेकंड में बफर के बारे में पढ़ा था। इसमें हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन की स्पेलिंग गलत हो गई, आप लिख लीजिएगा, टी लगाना मैं भूल गया, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर अप करने हैं। पहला टॉपिक हमारा होगा बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, देन टोनिसिटी, देन मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी एंड देन टाइप्स ऑफ टोनिसिटी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, और कुछ अलग टर्म्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन? द फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन। अब फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन के तौर पे आप समझ लीजिए कि बफर सॉल्यूशन ही मान लीजिए। दैट आर मीन्ड फॉर एप्लीकेशन टू डेलिकेट मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी शुड बी एडजस्टेड टू सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज दैट ऑफ द बॉडी फ्लूइड। कहने का मतलब क्या है कि ऐसे फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन जो कि डेलिकेट मेम्ब्रेन मतलब नाजुक सॉफ्ट मेम्ब्रेन जो हमारे बॉडी में पाई जाती हैं, उनके ऑस्मोटिक प्रेशर को एडजस्ट करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो उनकी कंसंट्रेशन होती है सोल्यूट की, वहाँ पे वो उसको क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। मतलब अगर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो उसको एडजस्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर आप इसको एक लैंग्वेज में बोलना चाहें तो बोल सकते हैं आइसोटोनिक बफर सॉल्यूशन इज डिफाइंड। मतलब आइसोटोनिक बफर सॉल्यूशन को आप डिफाइन कर सकते हैं कैसे, ए सॉल्यूशन व्हिच मेंटेन द आइसोटोनिसिटी, जो क्या करता है, आइसोटोनिसिटी को वो मेंटेन करता है। कहने का मतलब क्या है, ना हाइड्रेशन हो पाएगा, ना रिहाइड्रेशन हो पाएगा, ना डिहाइड्रेशन हो पाएगा, ना वहाँ पे वाटर की कमी हो पाएगी, ना वहाँ पे अधिकता हो पाएगी। वहाँ पे वो टोनिसिस्ट रहेगा, आइसोटोनिसिस्ट रहेगा। एंड पीएच, अगर वो आइसोटोनिसिटी में आ गया तो उसका पीएच भी मेंटेन रहेगा एट दैट ऑफ द बॉडी फ्लूइड, जैसा कि बॉडी फ्लूइड में होता है। और होता है, यहाँ पर लिखा है कि एक लाइन यहाँ पे ये देखने वाली है कि एज दैट लिखा हुआ है, मतलब कहने का की तरह। तो यहाँ पे की तरह की बात किसकी हो रही है, डेलिकेट मेम्ब्रेन्स की बात हो रही है, जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, सेम एज बॉडी फ्लूइड। एग्जाम्पल के तौर पे ब्लड एंड लैक्रिमल फ्लूइड, मतलब जो आपके ब्लड हैं, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, एक प्रकार के डेलिकेट मेम्ब्रेन ही होती है। लैक्रिमल फ्लूइड भी आपके जो टीयर्स होते हैं, ठीक है, वो भी आपके डेलिकेट मेम्ब्रेन्स ही होते हैं इन वीवो बफर सिस्टम, ठीक है। वीवो बफर सिस्टम में इन वीवो इन विट्रो दो टाइप के हमारे होते हैं, इन बॉडी और आउट ऑफ बॉडी। तो यहाँ पे दिया गया है इन वीवो बफर सिस्टम, नॉट इन विट्रो बफर सिस्टम। ब्लड एंड लैक्रिमल फ्लूइड इन vivo buffer system, any solution that comes these fluids should be buffered to desired pH so that are compatible with body fluid। अब एग्जांपल जैसे मैं आपको यहाँ पे एक सीधा लैंग्वेज में बताता हूँ। जैसे आपका ब्लड का पीएच होता है, ठीक है, टीयर्स का पीएच होता है, टीयर्स और आपका एसिडिक होता है बफर, ठीक है, आपका ब्लड भी आपका एसिडिक होता है। तो अगर उसमें कोई बफर सॉल्यूशन नहीं है, अगर जैसे मान लीजिए कि अगर आपका ब्लड है और उसमें कोई बफर जैसे बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट आयन नहीं है, वो एक्ट एज बफर अगर नहीं काम कर रहा है, तो उसका क्या होगा कि अगर आप जैसे NaCl ले लिया, नमक ले लिया आपका, वो तो सॉल्ट है, तो वो आपकी सीधा एसिडिटी पे अटैक कर देगा, ठीक है। अगर आपने कोई ऐसा पदार्थ ले जो कि एसिडिक मात्रा में, जैसे आपने विटामिन सी ले लिया, ठीक है, विटामिन सी अधिकतर क्या होते हैं, हमारे एसिडिक होते हैं। अगर उसको आपने ले लिया, इनलेट कर लिया, तो आपके तो मतलब जो आपका ब्लड है उसका पीएच तो आपका घट के और घट जाना चाहिए, मतलब स्ट्रांग एसिडिक में चला जाना चाहिए, लेकिन तब भी उसका पीएच उतना ही रहता है। यही काम होता है बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन का इन आवर बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको बोलते हैं। देन ये हमारे थ्री टाइप के होते हैं, एक आइसोटोनिक होता है, एक हाइपरटोनिक होता है, एक हाइपोटोनिक होता है, ठीक है। अब हाइपरटोनिक क्या होता है, रिफर्स टू ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट आइट्स आउट ऑफ द सेल नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे आप एक गिलास में आधा गिलास पानी ले लीजिए, और ठीक है, उसमें 4-5 दाने की किशमिश डाल दीजिए। तो आप 4 से 5 घंटा बाद देखेंगे कि एक सूखी ड्राई किशमिश, ड्राई फूल के डब्बे की तरह हो जाता है और बड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कौन सी प्रोसेस होती है, हाइपरटोनिक हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि वहाँ पे जो वाटर की कंसंट्रेशन है, वाटर का अमाउंट है, उसके अंदर जाके बढ़ जाती है, तो इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक। एंड हाइपोटोनिक क्या होता है कि जहाँ पे वाटर का केवल रिमूवल होता है, मतलब डिहाइड्रेशन, ठीक है, उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से मैंने आपको समझाया हुआ है टोनिसिटी, हाइपरटोनिसिटी एंड हाइपोटोनिसिटी। आप इसमें देखिए
इसमें वाटर का बराबर रिमूवल और बराबर एक्सक्रीशन हो रहा है, मतलब रिमूव भी हो रहा है और इनलेट भी हो रहा है। बट इस वाले केज में देखिए केवल जो वाटर है उसका केवल रिमूवल हो रहा है, बाहर जा रहा है। तो इसकी जो सेल है वो श्रिंक हो गई है, मतलब कहने का क्या है, चपटी हो गई, संकरी हो गई है। और यहाँ पे देखिए ये हाइपरटोनिक का केज है, यहाँ पे केवल वाटर अंदर जा रहा है। अब वाटर अंदर जाएगा तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी वहाँ पे, तो वो डब्बे जैसा फूल आएगा। तो ये होता है हमारे, ठीक है। देन आता है आपका एप्लीकेशन। तो इसका एप्लीकेशन क्या है, जैसे पहला जो एप्लीकेशन है पेरेंटल प्रिपरेशन में हम यूज करते हैं। जैसे पेरेंटल प्रिपरेशन में क्यों, क्योंकि वो वहाँ पे जैसे टेम्परेचर का इफेक्ट ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पेरेंटल प्रिपरेशन पे पड़ता है, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन भी सबसे ज़्यादा जल्दी उसी से रिएक्शन कर जाता है, इसलिए वहाँ पे बफर सॉल्यूशन का यूज बहुत ज़्यादा होता है। पेरेंटल प्रिपरेशन शुड बी आइसोटोनिक विद ब्लड प्लाज्मा। अब कहने का मतलब क्या है कि वो जो हमारे, जैसे आपको इंजेक्शन लगाया गया थ्रू दी वेनस, अगर वेनस में आपके कोई भी इंजेक्शन लगाया, चाहे कोई एंटीबायोटिक लगाई गई या कोई आपको न्यूरोबियान लगाया गया, ठीक है, जो आईवी में आते हैं, ठीक है, अगर उसको आपको लगाया तो वो ब्लड के प्लाज्मा से आइसोटोनिक होना चाहिए, कि वहाँ पे वो ब्लड के प्लाज्मा से जाके बाइंड अप करे और अपनी आइसोटोनिसिटी को दिखाए। ऐसा ना हो कि वहाँ पे हाइपरटोनिसिटी हो जाए या हाइपोटोनिसिटी हो जाए तो आपको वहाँ पे रिएक्शन कर जाए, जहाँ से आपकी बीपी एकदम कहते हैं कि 25-26 के आसपास हो जाए, एक समय पे इंसान की डेथ ही मान ली जाती है वहाँ पे, अगर ऐसा हो जाता है। इसीलिए जो आइसोटोनिक बफर सॉल्यूशन होता है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सबसे मेन रोल निभाता है। देयर कैन बी सेम फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंडेंट ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन टू बी इंजेक्टेड, ठीक है। देन सेकंड आईवी, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन्स, इरिटेशन सॉल्यूशन, लोशन एंड ओपन वुंड पे जो आप यूज करते हैं जैसे इंजेक्शन। अब यहाँ पे सबसे बेहतरीन उदाहरण आईवी के तौर पे क्या है, आपका एंटीबायोटिक। क्योंकि अगर आप जलते हैं, आपका करता है, आपका घाव होता है, तो उस घाव को, उस वुंड को भरने के लिए सबसे इफेक्टिव आपकी एंटीबायोटिक होती है। जितना ज़्यादा आप एंटीबायोटिक पर डे लेंगे उतना जल्दी आपका घाव, जलन कुछ भी होगा वो उतना जल्दी ठीक होता चला जाएगा। देन आता है सबकुटेनियस इंजेक्शन। अब सबकुटेनियस इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, जो आपके पुट्ठे पे लगता है पीछे, ठीक है, जहाँ पे मांस होती है वहाँ पे लगता है, उसको बोलते हैं सबकुटेनियस प्रिपरेशन। देन आता है पेरेंटल प्रिपरेशन मेंट फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज इन ऑर्डर टू अवॉइड फॉल्स रिएक्शन, ठीक है। जैसे आपकी एवी लेवल की ड्रॉप आती है, लिवोसिट्राजिन की ड्रॉप आती है, डेकाडान की ड्रॉप आती है। जैसे आप कभी कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको क्या साथ में सिफेक्सिजाइम के साथ आपको एक डेकाडान का इंजेक्शन साथ में लगा देता है, तो आपको थोड़ा खुजली महसूस होने लगती है। तो वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, पेरेंटल प्रिपरेशन मीन फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पज, कि वो दवा रिएक्शन ना कर पाए, इन ऑर्डर टू अवॉइड फॉल्स रिएक्शन इन आवर बॉडी। देन आता है उसके बाद सॉल्यूशन मीन फॉर इंट्राथीकल इंजेक्शन। अब इंट्राथीकल इंजेक्शन क्या होता है, इंजेक्शन वो इंजेक्शन जिसको डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड में हम इंजेक्ट कराते हैं, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का इंजेक्शन बोलते हैं आइसोथिकल इंजेक्शन। बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, क्योंकि वो हमारे सीएनएस एएनएस से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे सेरिब्रोस्पाइनल सीएसएफ हमारा पाया जाता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड है उसमें हमारा फ्लूइड पाया जाता है। इज ओनली 60 to 80 ml, ठीक है, जिसका अमाउंट कितना होता है 60 to 80 ml। और एक बात, जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ऐसा नहीं है कि केवल 60 से 80 ml एक बार बन गया उसके बाद नहीं बनता, वो आपका पर डे प्रोडक्शन होता रहता है, ठीक है। बस मेंटेनेंस उसकी कितनी रहती है, 60 से 80 मिनट। हैंस हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, अगर हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक की स्थिति आती है तो स्मॉल वॉल्यूम भी डिस्टर्ब, वहाँ के कुछ वॉल्यूम, मतलब जो हमारे क्या है, ये हमारे जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वहाँ का कुछ वॉल्यूम डिस्टर्ब हो जाएगा और उसका ऑस्मेटिक प्रेशर जो होगा वो या कम हो जाएगा या ज़्यादा होगा, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि आपको कैंसर हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड का कैंसर हो जाएगा, या आपके मतलब गठियाबाई हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ आपका स्पाइनल कॉर्ड से होता है, या आप अचेतना में चले जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे आप एक हिसाब से कह दें कि समझ, सीधा सीधा बोल दीजिए कि आप एक डिजीज के शिकार हो जाएंगे। एंड में कॉज वोमिटिंग एंड अदर इफेक्ट। अब वोमिटिंग कैसे कॉज करती है, जैसे आप रास्ते में जाते हैं, सफ़र करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे होता क्या है कि कुछ लोगों को होता है कि उनको वोमिटिंग आने लगती है, उनका जो मतलब घबराहट सी होने लगती है। तो ये क्यों होता है, एक्चुअली ये होता इसलिए है कि हमारा दिमाग उस समय ऑब्जर्व नहीं कर पाता है कि हम कितनी दूरी तय कर रहे हैं, जिसके कारण से आपको एक घबराहट होने लगती है, आप डर जाते हैं, ठीक है, इसलिए वहाँ पे आपको वोमिटिंग होने लगती है, एक रिलैक्सेशन फील कराने के लिए। देन सेकंड हमारा क्या है, एक्वा सॉल्यूशन यूज फॉर द नजल ड्रॉप, एप्थेल्मिक प्रिपरेशन।
देन आपका आता है इसमें जो दो मेथड होते हैं, ठीक है, इसके मेजरमेंट के लिए आपके दो मेथड टाइप्स के मेथड होते हैं, एक होता है हीमोलाइटिक एंड होता है क्रायोस्कोपिक। तो जो हीमोलाइटिक होता है मेथड होता है, इसमें क्या होता है, द रेड ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड इन वेरियन colson such as hypotonic, isotonic, isoosmotic एंड hypertonic solution। कहने का क्या मतलब है कि जो हमारी आरबीसीज होती हैं उनको हम चार प्रकार के सॉल्यूशन में हम सस्पेंड कर देंगे। पहला सॉल्यूशन आपका हाइपोटोनिक, कहने का मतलब क्या है कि वहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी। आइसोटोनिक, वहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन एकदम इक्वल होगी एज टू वाटर। आइसोस्मोटिक, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होगा। एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन अधिक होगी। एंड ऑब्जर्व द चेंज इन द आरबीसी मार्फोलॉजी। अब वहाँ पे आरबीसी की मार्फोलॉजी की हाइपरटोनिक की स्थिति में उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हाइपोटोनिक की स्थिति में उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आप उसको चेक करेंगे। सच एज स्वेलिंग, उसमें सूजन तो नहीं गई, बस्टिंग वो श्रिंक तो नहीं हो गई है, एंड लिंकिंग, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक यहाँ पे देखिए, ये रही आपकी आरबीसी, ठीक है। अब ये रिफर कर रहा है आइसोटोनिक, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो उसकी वाटर कंसंट्रेशन, सॉलिड कंसंट्रेशन है, दोनों इक्वल है, तो इसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। वाटर का रिमूवल और वाटर का एडिशन होता रहेगा। देन यहाँ पर आता है हाइपोटोनिक। अगर आपका हाइपोटोनिक हुआ, कॉजिंग हुआ, तो वहाँ पे क्या होता है, आरबीसी में क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन रिलीज होने लगेगी, जिसके कारण से क्या होगा, सेल आपका हीमोलाइट हो जाएगा और जो सेल का स्ट्रक्चर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, श्रिंक टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे ये किस केज में आता है, हाइपोटोनिक की केज में। अब बात आती है हाइपरटोनिक की केज में, ठीक है। तो वहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन आपकी ज़्यादा हो जाएगी, जिसके कारण से जो आपका वहाँ का मतलब जो आरबीसी हो जाएगी वो रिंग साइड में हो जाएगी और कुछ इस तरह से हो जाएंगी, इस तरह से होती चली जाएंगी, जैसे किशमिश में पानी भर जाना और किशमिश का इस तरह से बदल जाना। देन आता है आइसोस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब जैसे कि समझते हैं कि ऑस्मोटिक का मतलब होता है कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जाना, ठीक है। तो अगर बॉडी में कहीं ऐसी स्थिति आती है कि वहाँ का कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, और वहाँ और दूसरे का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये जो दूसरा जिसके पास कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो लो कंसंट्रेशन वाले को अपने मटेरियल भेजता है कि वो भी अपने आप को आइसोटोनिक बना ले, इक्वल बना ले। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई मार्फोलॉजिकल चेंजिंग नहीं होगी। देन उसके बाद आता है दिस मेथड आर यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ आइसोटोनिसिटी वैल्यू, ठीक है। तो कैलकुलेटिंग द टोनिसिटी यूजिंग एल, मतलब एल लीजो लिखा हो, लीजो का मतलब एल आइसोटोनिक वैल्यूजेस इन केज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। कहने का मतलब क्या है, जो आपके मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, चाहे सोडियम हो गया या क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ठीक है, ये सब अगर वीक हैं या स्ट्रॉन्ग है टाइप के होते हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आर ग्रेटर देन कैलकुलेटेड एंड न्यू फैक्टर एल इक्वल टू आई के एफ। तो एल आइसोटोनिक इक्वल टू डेल्टा टी फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम। यहाँ पे आप इलेक्ट्रोलाइट का ध्यान रखें। देन आपका सेकंड जो मेथड आता है वो होता है क्रायोस्कोपिक मेथड, जिसको आप डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, colligative properties of solution are helpful in determining the isotonicity values, among them depression of freezing point is extensively used, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जैसे अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। इसमें होता क्या है, जैसे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेंट, ओ सॉरी, जो हमारा वाटर का जो मेल्ट मतलब वो जो बर्फ जमने का काम होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन अगर आप उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, मिला देते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड मिला देते हैं, तो वहाँ पे उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो चेंज हो जाता है। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, वो क्रायोस्कोपिक मेथड के द्वारा हम डिटरमाइन करते हैं। तो वहीं पे यहाँ पे बता रहा है वाटर हैज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कहने का मतलब क्या है, जो वाटर होता है बर्फ के रूप में कब जमता है, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। when the substance such as sodium chloride are added to the water, जब आप उस वाटर में सोडियम क्लोराइड ऐड कर देंगे, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज, तो उसका वाटर फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो डिक्रीज होगा। द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ ऑफ ब्लड इज -0.52 डिग्री सेंटीग्रेड, therefore delta TF value of drug solution should be 0.52 degree centigrade because solution shows same osmotic pressure is the fusion of RBC and TC do not alter। तो वहाँ पे क्या होता है कि कोई भी अल्ट्रेशन नहीं होता है आरबीसी और टिश्यू के स्ट्रक्चर में, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में।
देन आपका आता है द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ ऑफ ब्लड इज 0.05 टू, ये तो हमारा हो गया। देन आता है मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी, आप टोनिसिटी को आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर इज नॉट रियडली मेजरेबल क्वांटिटी, कहने का मतलब क्या है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है आप उसको क्वांटिटी के हिसाब से मेजर आउट नहीं कर सकते हैं, बट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज मोर इजीली मेजर्ड, लेकिन जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको आप मेजर कर सकते हैं। देयर आर सेवरल मेथड टू एडजस्ट टोनिसिटी, मतलब टोनिसिटी को एडजस्ट करने के हमारे कई प्रकार के मेथड हैं, उसमें दो प्रकार के मेथड जैसे क्लास फर्स्ट मेथड एंड क्लास सेकंड मेथड में बांट दिया गया है। तो क्लास फर्स्ट मेथड में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड इज एडेड टू द ड्रग सॉल्यूशन टू मेक इट आइसोटोनिक विद बॉडी फ्लूइड, कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा ड्रग का सॉल्यूशन होता है उसमें हम सोडियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं और बॉडी फ्लूइड के टोनिसिटी से उसको दोनों को सेम कर देते हैं। इसमें हमारे दो प्रकार के मेथड होते हैं, एक क्रायोस्कोपिक मेथड होता है, एक सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड होता है। देन आता है आपका क्लास सेकंड मेथड, वाटर इज एडेड टू द ड्रग सॉल्यूशन टू मेक इट आइसोटोनिक विद बॉडी फ्लूइड्स, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ड्रग सॉल्यूशन होता है उसमें आप वाटर मिला देंगे, उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वो आपके बॉडी फ्लूइड से आइसोटोनिक सॉल्यूशन के दोनों का सेम हो जाएगा। तो एग्जांपल में यहाँ पे दो मेथड यूज होता है, एक होता है व्हाइट विंसेंट मेथड, एक होता है स्पॉर्विस मेथड। तो आपका जो पहला है कैस्कोपिक मेथड ऑफ एडजस्टिंग द टोनिसिटी, इसका प्रिंसिपल क्या है, वाटर हैज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ब्लड कंटेन्स नंबर ऑफ सब्सटेंस सच एज कार्बनिक एसिड, कार्बोनेट, साल्ट ऑफ फास्फोरिक एसिड एंड हीमोग्लोबिन, ठीक है। एज द रिजल्ट द डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्लड इज 0.-0.52 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो when the substance such as sodium chloride are added to the water, अब कहने का मतलब क्या है, जब आप सोडियम क्लोराइड वाटर में ऐड करते हैं द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज, तो वहां का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का वो डिक्रीज होता है, विच आर डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ NaCl, जो किस पर डिपेंड करता है, NaCl की कंसंट्रेशन पे। एग्जांपल के तौर पे NaCl एट 1% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर टू 0.-0.58 डिग्री सेंटीग्रेड, कहने का मतलब क्या है कि 1 ग्राम NaCl लेकर उसको आप अगर 1000 ml में डिजॉल्व करते हैं और फिर आप उसी वो सॉल्यूशन को किसी वाटर में अगर आप डालते हैं, तो जो उस वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है उसका घटकर कितना हो जाता है, -0.8 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इसी को बोलते हैं क्रायोस्कोपिक मेथड ऑफ, इसी का प्रिंसिपल। देन आता है इसका द डिप्रेशन, द फ्रीजिंग डिप्रेशन पॉइंट ऑफ ड्रग सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द इक्वेशन। अब इसको अगर इक्वेशन है जिससे आप डिटरमाइन कैलकुलेशन करते हैं, डेल्टा टी एफ इक्वल टू एल आइसोटोनिक इंटू 10 बाई मोलिकुलर वेट। एग्जाम्पल के तौर पे हाउ मच NaCl रिक्वायर्ड टू एड 100 ml ऑफ 1% सॉल्यूशन ऑफ एमॉर्फिन एपोमॉर्फिन HCl आइसोटोनिक विद ब्लड। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो फ्रीजिंग मतलब फ्रीजिंग डिप्रेशन पॉइंट इज इक्वल टू 0.9 मतलब परसेंट है, एंड NaCl का जो हमारा मतलब कह रहे हैं कि वाटर में ऐड करने के बाद जो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है, 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अब डेल्टा टी एफ 1% ऑफ ऑप्थेल्मिक HCl इक्वल टू 0.08 डिग्री सेंटीग्रेड है। डेल्टा टी एफ 0.9% ऑफ NaCl इक्वल टू 0.52 दिया हुआ है एज क्वेश्चन में, एंड डेल्टा टी एफ 1% ऑफ NaCl का कितना दिया है, 0.58 डिग्री। देन आप इसको क्या करेंगे, द सरफेस द रिड्यूस द फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू डेल्टा टी एफ ऑफ NaCl माइनस डेल्टा टी एफ एपोमॉर्फिन HCl। अब दोनों को आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, और जो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, कैसा आंसर आ जाएगा, 0.52 माइनस 0.08, जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0.44 आंसर आ जाएगा। बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब प्रोपोर्शन का मेथड होता है, आप उसको यूज करेंगे, 1% ऑफ x इक्वल टू 0.58 डिग्री अपॉन 0.44 डिग्री, तो x इक्वल टू आपका जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 0.76% आ जाएगा। 10 बाय डिजोल्विंग 1 ग्राम ऑफ एमोमॉर्फिन HCl 18.76 ग्राम ऑफ NaCl इज सफिशिएंट H2O टू मेक 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। देन इसका आता है सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड आल्सो नोन एज टोनिसिस इक्विवेलेंट मेथड। तो अगर एग्जाम में पूछता है टोनिसिस इक्विवेलेंट मेथड तो भी आपको यही लिखना है, इज यूज्ड टू एडजस्ट द टोनिसिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट ऑफ ड्रग इज द अमाउंट ऑफ NaCl दैट हैज द सेम ऑस्मोटिक इफेक्ट ऑफ 1 ग्राम ऑफ अदर वेट यूनिट ऑफ द ड्रग। तो इसमें कुछ है नहीं। देन
ई इक्वल टू, अब यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला है ई इक्वल टू 17 एल आइसोटोनिक अपन मोलिकुलर वेट, तो यहाँ पे 17 का इजाफा हुआ है। अमाउंट ऑफ आइसोटोनिक एजेंट रिक्वायर्ड टू एडजस्ट दिस टोनिसिटी, तो इसका जो फॉर्मुलेशन होगा x इक्वल टू वाई अपॉन ई, जहाँ पे x इक्वल टू क्या है ग्राम ऑफ आइसोटोनिक एजेंट रिक्वायर्ड टू एडजस्ट द टोनिसिटी, एंड y आपका क्या है एडिशनल अमाउंट ऑफ NaCl फॉर आइसोटोनिसिटी, एंड e आपका क्या है ग्राम ऑफ NaCl इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम एज आइसोटोनिक एजेंट। देन आपका आता है क्लास सेकंड मेथड में आपका दो मेथड, एक व्हाइट विसेंट मेथड है, तो इसमें क्या होता है क्लास सेकंड मेथड फॉर कैलकुलेटिंग टोनिसिटी इन्वॉल्व एडिंग ऑफ वाटर टू द ड्रग टू मेक इट आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सब कुछ बात दोहरा के वही आ रही है। दिस इज फॉलोड बाय